हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हम ऑटोनोमस आइटम्स के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं और डेफिसिट और सरप्लस दोनों ही फॉर्म में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, और उसके कुछ कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। जनरली कंट्री को डेफिसिट ही फेस करना पड़ता है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन में। यही नॉर्मल डिसइक्विलिब्रियम है जो ज़्यादातर देखा जाता है। सरप्लस बहुत रेयर होता है कि सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम देखा जाए। ज़्यादातर डेफिसिट ही होता है जहाँ पे रिसिप्ट्स हमारी कम पड़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स, और जिसकी वजह से डेफिसिट क्रिएट होता है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं उस डेफिसिट को। तो देखिए, सबसे पहला है एडजस्टमेंट थ्रू एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन जिसको हम प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, दो तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किए जा सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो एक्सचेंज रेट होता है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता है या ऑटोनोमस फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होता है। जैसे किसी भी आर्टिकल का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो क्या होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आती है कि डेफिसिट क्रिएट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो प्राइस इफेक्ट के थ्रू, मतलब ऑटोनॉमस तरीके से या ऑटोमेटिक तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा या एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सचेंज रेट था क्या? एक्सचेंज रेट था कि एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज की जा रही है, ठीक है। तो जब डेफिसिट क्रिएट हुआ है तो क्या होगा, अंडर एक्सचेंज डेप्रिसिएशन ऑटोनॉमस वे में क्या होगा, अपने आप एक्सचेंज रेट हमारा घट जाएगा या फिर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू घट जाएगी एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री की करेंसी से, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स होंगे वो हमें महंगे लगने लगेंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे। तो जब एक्सचेंज डेप्रिसिएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट की वजह से क्रिएट हुआ है, तो अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो अप हो रहा है जिसमें एक्सचेंज रेट ऑटोनोमस फोर्सेस से डिटरमाइन हो रहा है, उसमें एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिकली एक एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा एक्सचेंज डेप्रिसिएशन का। एक्सचेंज रेट घट जाएगा और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और डेफिसिट कवर अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट तरीका है डिवैल्यूएशन, जिसको एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी बोलते हैं। ये जो डिवैल्यूएशन या फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम में या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का जब तरीका फॉलो होता है तब ये वाला तरीका डिवैल्यूएशन का यूज़ होता है। डेप्रिसिएशन मतलब अपने आप वैल्यू कम हो जाना एक्सचेंज रेट की, और डिवैल्यूएशन तब होता है जब खुद से अथॉरिटीज़ अपने आप से अथॉरिटीज़ खुद ऐसा एक्शन लें कि वो अपने आप रिड्यूस करें एक्सचेंज रेट की वैल्यू, तब उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो जब डिवैल्यूएशन खुद मॉनेटरी अथॉरिटीज़ करती हैं एक्सचेंज रेट का, तो उनका वही मोटिव होता है कि वो एक्सपोर्ट्स का प्राइसेस कम कर सके और इंपोर्ट्स का प्राइसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाए, और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और क्या होगा, एक्सपेंडिचर में स्विच आएगा। मतलब एक्सपेंडिचर में स्विच किस तरह से आएगा कि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जा रहा था और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे और हमारा डिफिसिट कवर अप हो जाएगा। इसके बाद एक आती है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज़। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को टाइट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी बना दें या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करें, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होगी जिसमें कम से कम मनी सप्लाई होगी। तो कम मनी सप्लाई
होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम टाइट फिजिकल पॉलिसी फॉलो करें, मतलब गवर्नमेंट जो है अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी। तो जब ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कम लोग लोन लेते हैं कंजम्पशन के लिए, तो वहाँ से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से हमारी प्राइस लेवल जो है वो घट जाती है। प्राइस लेवल हमारी घट जाएगी जब, तो क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, और फिर एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेफिसिट कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट कंट्रोल का एक तरीका। डायरेक्ट कंट्रोल भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ एक्शंस लेती है, जैसे कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देती है, कोटास फिक्स कर देती है, जो हमने पढ़ा था नॉन टैरिफ बैरियर्स में। साथ ही साथ गवर्नमेंट इन अनडिज़ायरेबल चीज़ों का इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश करती है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है और सिर्फ डिज़ायरेबल कमोडिटीज़ को ही इंपोर्ट्स करने को अलाउ करती है। तो ऐसी भी चीज़ें गवर्नमेंट करके इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लेती है ताकि डेफिसिट कवर अप हो जाए। कैपिटल मूवमेंट्स का भी एक तरीका होता है। कैपिटल मूवमेंट्स करके भी दो कंट्रीज़ अपने बीच का डेफिसिट कवर अप कर सकती हैं। जब कभी भी ऐसा हो रहा है कि कंट्री में डेफिसिट की कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे रिसिप्ट्स कम हो गए हैं और पेमेंट ज़्यादा हो गए, तो उस डेफिसिट को हम कवर अप कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पैसा कम हो गया है, तो अगर हम कैपिटल इनफ्लो कर लें, कैपिटल अपनी कंट्री में ज़्यादा मंगा लें, तो उससे क्या होगा, वो डेफिसिट कवर अप हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम अपना जो करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंट्री में चल रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम अगर घटा देंगे, अगर हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर बढ़ा देंगे, तो लोगों को इंसेंटिव मिलेगा इस हमारी कंट्री में पैसा लगाने का, क्योंकि उनको अर्न अच्छा हो पाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से कैपिटल इनफ्लो होने लगता है और डेफिसिट कवर अप हो जाता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा खुद की कंट्री का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच कर जाता है वर्ल्ड लेवल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लेकिन जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं वर्ल्ड लेवल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारे कंट्री में कैपिटल इनफ्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस। देखिए, प्राइस चेंजेस की वजह से दो तरीके हमने देखे कि कैसे डेफिसिट कवर अप हो जाता है, लेकिन इनकम चेंजेस की वजह से भी डेफिसिट कवर अप हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में, फॉरेन रिपरकशंस इफेक्ट्स के नाम से। उसको एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। इनकम चेंजेस उसमें क्या होते थे कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में जब कभी भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में चेंज आता है, एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज होते थे, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाता था ऑन द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर एक्सपोर्ट्स कुछ अमाउंट से चेंज हुए हैं, ठीक है, सपोज 100, तो उसके एक मल्टीप्लाइड वे में क्या होता था कि हमारा टोटल नेशनल इनकम में हमें चेंज देखने को मिलता था। ठीक है, नेशनल इनकम में हमें मल्टीप्लाइड अमाउंट में चेंज देखने को मिलता था, जिसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और उसी इनकम चेंजेस की वजह से डेफिसिट कवर अप होता था। तो एक बार फॉरेन रिपरकशंस इफेक्ट्स को प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। और एंड में है स्टिमुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना कुछ एक स्टेप्स लेके, जैसे कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इम्प्रूव करिए। कंट्री अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करेगी, और कंट्री अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स मतलब अगर कंट्री ऐसा कुछ करे कि अपनी ही कंट्री में ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने लगे ताकि लोगों को बाहर से इंपोर्ट्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो भी यहाँ पे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और डेफिसिट कवर अप हो जाएगा।